बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 324 इकसात सुन चुके हैं और अब 325 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नहीं, कैथी गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, अच्छा ठीक है, मैंने कुछ सुना ही नहीं, तुम अपनी मसलतें तुम ही जानो। कुछ देर बाद तहजीब और भुड आ गए। वो दोनों बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ एक आदमी जख्मी हुआ था और वो भी शदीद जख्मी नहीं हुआ था। तुमने देखा रैंडल कितना दलेर हो गया है, तहजीब ने बैठते हुए कहा। मैं उसकी कुव्वत परवाज से वाकिफ हूँ। एक तंजीम कायम करके वो अपनी औकात भूल गया है, मैंने कहा, लेकिन उसके मुंह बल गिरने का वक्त आ गया है। ये कैसे मुमकिन है कि वो कानूनी तौर पर गोटेल में दाखिल हो? तहजीब ने कहा। नहीं, वो कानूनी तौर पर यहाँ नहीं दाखिल हुआ है, लेकिन उसका पासपोर्ट और इमिग्रेशन की मोहरें। क्या हम लोग इस तरह जाली काम नहीं करते रहे? बुड ने कहा। उसके पास भी तो हमसे बढ़कर वसाइल हैं। वो तो ठीक है, तहजीब ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे ये मानने में तामिल है कि उनमें कोई एक चीज भी जाली है। बुड तुम्हारी इस बात पर हैरत ही जाहिर कर सकता है। तहजीब का कहना दुरुस्त है बुड, मैंने कहा। उसके पास कोई चीज भी जाली नहीं है। ये तुम कह रहे हो चीफ? बुड ने हैरान होकर कहा। तुम्हें मालूम है कि ना उसने फ्रांस से परवाज की और ना ही घोटीले एयरपोर्ट से यहाँ दाखिल हुआ। हाँ, मैं उसके बावजूद ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि वो रैंडल है। पासपोर्ट तो उसके पास पहले से ही मौजूद होगा। उस पर इमिग्रेशन की असली मोहरें लगवाई गई हैं, वरना रैंडल यूं दंदनाता ना फिरता। तो क्या वो यूं ही दंदनाता रहेगा? बुड ने वसीले लहजे में कहा। जब तक मैं चाहूंगा वो यूं ही दंदनाता रहेगा। तुम क्यों चाहते हो कि वो ऐसा रहे? बुड ने हैरत से कहा। इसलिए कि फिल वक्त वो गिरफ्त में नहीं आ सकता। तहजीब ने जो कोशिश की उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर वो नजरों से ओझल हो गया तो? बुड ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने उसकी इंतहाई सख्त निगरानी करने का हुक्म दिया है। कितनी सख्त निगरानी? बुड ने दिलचस्पी से पूछा। इतनी सख्त निगरानी कि एक चिड़िया का बच्चा भी निगरानी करने वालों की निगाह से बचकर नहीं जा सकता। एग्जीक्यूटिव क्लब के हर दरवाजे की निगरानी की जा रही है। अगर कोई मुलाकाती अंदर दाखिल होगा तो उसे भी चेक किया जाएगा कि वो किससे मिलने जा रहा है और कितनी देर बाद उसकी वापसी हो रही है। इस बात की तरफ से बेफिक्र रहो कि अब कोई शख्स हमारे आदमियों की निगाह में आए बगैर रैंडल से मिल सकेगा। और अगर रैंडल पहले की तरह निगरानी करने वालों को डाई देकर निकल गया तो? अब यह भी नहीं होगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पहले की बात और थी और उस वक्त तुम खुफिया तौर पर उसका ताकुब करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। उसका ताकुब और निगरानी अलल-इलान की जाएगी। फोन की घंटी बज रही थी। कैथी ब्राउन ने रिसीवर उठाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा फोन है। मैंने उसे रिसीवर लेकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से रैंडल था। तुमने वादा किया था कि बैलिनोव और उसके हमले से कोई तारुज नहीं करोगे। हाँ, मुझे याद है, मैंने ये वादा किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुमने उसे कल रात एक डिनर में शरीक होने के लिए मजबूर किया है, रैंडल ने कहा, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं भला अपने दुश्मन को डिनर में शिरकत के लिए क्यों मजबूर करने लगा? इसमें भी तुम्हारी कोई चाल ही होगी। तुम जरूर बैलिनोव के खिलाफ कुछ करना चाह रहे हो। अगर मुझे उसके खिलाफ कुछ करना होता तो कर चुका होता, मैंने तल्खी से कहा। उसे डिनर में शिरकत के लिए मजबूर करने की बजाय मैं उसे सरकारी मेहमान बनाता। उसे डिनर में शिरकत के लिए मजबूर करने की बजाय मैं उसे सरकारी मेहमान बनाता। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, रैंडल ने कहा। उसूली तौर पर तुम्हें बैलिनोव से बेगर्ज हो जाना चाहिए था। मैं तो हो गया था, लेकिन तुम खुद को मामला से अलग नहीं रख सके। होना तो ये चाहिए था कि उसके यहाँ से निकल जाने तक तुम खामोशी इख्तियार करते, मगर तुमने छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने छेड़छाड़ शुरू कर दी? रैंडल ने हैरत से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो डियर अली? मैं तो तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद था। अब अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसके जवाब में तुम वही फरसूदा मिसाल पेश करोगे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। यानी बैलिनोव को रोकना तुम्हारी किसी साजिश का हिस्सा है, रैंडल ने कहा। मैंने अंदाजा कर लिया कि वो खौफजदा है। उसे खौफजदा ही होना चाहिए था, इसलिए कि चोर के पांव नहीं होते। उसे हर वक्त धड़का ही लगा रहता है कि कहीं उसकी चोरी खुल ना जाए। रैंडल को भी यही खौफ दामनगीर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैलिनोव के गिर्द कोई जाल बुना जा रहा हो। यकीनन जाल बुना जा रहा था, मगर बैलिनोव के गिर्द नहीं। बैलिनोव को तो सिर्फ जद में आना था। असल हदफ तो रैंडल था। जाल तो उसके गिर्द बुनना था, जिसका उसे अंदाजा ही नहीं था। वो खुद को बहुत ज़हीन समझता था और उसकी दानिश में दूसरों की नजरों से पोशीदा रहकर साजिशें करना, उसे अपने मोरों को आगे बढ़ाते रहना जहानत थी। हालांकि इसमें जहानत का ज्यादा दखल नहीं होता।
जहानत के म्यार पर उतरने के तो और ही पैमाने हुआ करते हैं, जिनमें से एक पैमाने की ज़द में इस वक्त मैं था, जिनमें से एक पैमाने की ज़द में इस वक्त वो था। साजिशें करने का काम मैंने तुम्हारे लिए उठा रखा है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं तो मंसूबे बनाता हूँ और उन पर अमल करता हूँ और अपने हरीफों पर ओछा हाथ डालने से गुरेज करता हूँ। तुम्हें गोटेल एयरपोर्ट तो याद ही होगा, रैंडल ने तमस्खराना लहजे में कहा। उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका इशारा उस वाकई की तरफ था जब उसने कर्नल शिवालू के बेकअप में मुझे मेरे साथियों समेत गोटेल एयरपोर्ट से अगवा कर लिया था। मुझे याद है रैंडल, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, और बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारे लिए भी यादगार बना दूंगा। वो सब बाद की बातें हैं, फौरी मसला दरपेश ये है कि मैलिनोव के राह में कोई रुकावट मत डालो। मैंने उसकी राह में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो उसे सिर्फ डिनर कबूल करने की दरख्वास्त की थी, जो उसने कबूल कर ली, और किसी और को इस पर क्या एतराज है? उसके प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश मत करो अली, उसे जाने दो। अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन मेरे ख्याल में उस जैसे आदमी के लिए ये मुनासिब सी बात नहीं होगी कि वो दावत कबूल करने के बाद उसमें शिरकत करने से इनकार कर दे। इनकार उसकी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से होगा। डिनर मंसूख कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो रैंडल? मैंने हैरिस से कहा, डिनर तो मंसूख नहीं हो सकता, बहुत से लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बैंक्वेट हॉल बुक कराया जा चुका है, डिनर के लिए मेन्यू तय हो चुका है, दावतनामे छप चुके हैं और थोड़ी देर बाद तकसीम होने भी शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अब तुम इंसाफ करो कि ऐसे में कोई प्रोग्राम किस तरह मंसूख किया जा सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझसे जरा सी ताखीर होगी, वरना प्रोग्राम तो पहले ही तय पा चुका था। ठीक है अली, लेकिन ये याद रखना कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकोगे। मेरी तरफ से अपना दिल बैला मत करो। मुझे मैलिनोव के खिलाफ साजिश करने की जरूरत इसलिए नहीं कि मेरे पास एक बहुत ही अहम नोयत की केस मौजूद है, जिस पर कुछ ऐसे एतराफात टेप हैं जो मैलिनोव की एक नापसंदीदा तंजीम से वाबस्तगी जाहिर करते हैं। ऐसी एक रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी महफूज है, रैंडल ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मेरी शराबत देखो कि मैंने उसे आम नहीं किया। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास भी मैलिनोव के खिलाफ मवाद मौजूद है। बनो मत, रैंडल ने नाखुशगवार लहजे में कहा। वो वक्त याद करो जब तुमने अपने बाद मखसूस नजरियात का ऐलान किया था। वो उस वक्त का जिक्र कर रहा था जब मैं जजीरा मर्ग पर था और मैंने ये जाहिर किया था जैसे मुझ पर शख्सियत की तब्दीली का अमल कारगर हो गया है। मुझे याद है रैंडल, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें वो केस बहुत पसंद है, इसलिए तुमने उसे अपने पास बाहिफाजत रख छोड़ा है। अगर तुम फरमाइश करो तो मैं वैसी 2-4 केसें और रिकॉर्ड करा के तुम्हें भिजवा दूं, ताकि तुम उनसे अपना दिल बहलाते रहो। तुम अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो अली, रैंडल ने कहा, मगर उसका लहजा बहुत पुरसुकून था, यूं जैसे वो मुझे मौसम का हाल सुना रहा हो। अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने हक में अच्छा नहीं करता। तुम्हारी मर्जी, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो, लेकिन खैर, रैंडल ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ये वक्त भी देखना था कि वो हमें हमारे गढ़ में आकर धमकियां दे। बूढ़ ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, धमकियां अगर किसी को नुकसान पहुंचा सकती तो आज ये दुनिया लोगों से खाली हो चुकी होती। मैंने मज़ेकाना अंदाज में कहा, अगर उस बेचारे ने मुझे चंद धमकियां दे दी हैं तो उसमें इस कदर दिल गिरफ्तार होने की क्या जरूरत है? मुझे गुस्सा आ रहा है चीफ, बूढ़ ने मुठियां भींच कर कहा। जी चाह रहा है कि रैंडल का खून पी जाऊं। कैथी ब्रून खासी मुज़दरिब नजर आ रही थी। सिर्फ वो इस बात से वाकिफ थी कि मैं रैंडल के गिर्द क्या जाल बुन रहा हूँ और गालिबन उसके पेट में इसी वजह से दर्द हो रहा था। मैंने उसे तंबी नजरों से घूरा और उसने खुद को संभाल लिया। इस मिशन की इंचार्ज तुम हो तहजीब, तुम चूंकि दूसरी तरफ मसरूफ थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से रैंडल की निगरानी सख्त करा दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें हर वक्त अपने पास ट्रांसमीटर रखने चाहिए ताकि बर वक्त आपस में राब्ता कायम कर सके। तुम्हारा ख्याल नहायत मुनासिब है, तहजीब ने कहा, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे मुझे तुम असल बात से बेखबर रख रहे हो। तहजीब ने मजीद कहा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। मैंने कहा, फिर तुम्हें ये क्यों महसूस हो रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ? मौजूदा हालात में रैंडल को डील देने का कोई जवाब नहीं है। तुम ये क्यों बोल रही हो कि वो फ्रांसीसी पासपोर्ट पर यहाँ आया है? उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की सूरत में सिफारत खाना खामोश नहीं रहेगा और हम अपने दोस्त जनरल टेरेस के लिए उलझने पैदा नहीं कर सकते। क्या जरूरी है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम ही उठाया जाए? उसे कोई हादसा भी तो पेश आ सकता है, तहजीब ने कहा। मैं मैडम से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ चीफ, अब उसे हादसा पेश आ ही जाना चाहिए। हरगिज नहीं।
मैंने सख्ती से कहा। इस किस्म के नादर ख्यालात अपने ज़हन से निकाल दो, हम उसे मुकम्मल शिकस्त से दो चार करेंगे। यानी मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, तुम यकीनन किसी खास लाइन पर काम कर रहे हो? हाँ तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं एक खास लाइन पर काम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम तरीन बात ये कि रैंडल नगरों से ओझल न होने पाए। मेरा ख्याल है बूढ़ को खुद जाकर निगरानी के इंतजामात का जायजा लेना चाहिए। ओके चीफ, बूढ़ ने उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, ट्रांसमीटर भी साथ लिए जा रहा हूँ। बूढ़ ट्रांसमीटर लेकर चला गया। मैंने और तहजीब ने भी ट्रांसमीटर निकाल लिए थे ताकि बूढ़ अगर कोई पैगाम देना चाहे तो उसे फोन तक जाने की जहमत न करनी पड़े। तुम्हारे अंदाजे से मालूम होता है कि तुमने मेरी बात को संजीदगी से लिया है। बूढ़ के जाने के बाद कैथी बरोन ने कहा और मैं चौंक पड़ा। कौन सी बात को? वही मकान और घर वाली बात, कैथी ने मैंने खेज अंदाज में कहा। ओह, लेकिन घर वाली बात तो घर वाली से करो, मैंने कहा, और कैथी ने एक कहका लगाया, घर वाली अभी है कहाँ? उसने कहा, अलबत्ता इस इंतजार में जरूर है कि तुम उस पर नजरे करम फरमाओ और उसे इस दर्जे से सरफराज फरमाओ। ये अचानक तुम पर क्या धुन सवार हो गई है? तहजीब ने कहा, अरे वाह, दिल में लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर गुस्से का इजहार कर रही हो। मालूम होता है कैथी कुछ करा गई छोड़ेगी। तहजीब ने बेबसी से कहा, अरे तो क्या, मैं कोई बुरी बात कर रही हूँ? अच्छा बाबा ठीक है, मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, मगर अब कुछ खाने वगैरह की भी बात तो करो। हमारा दोस्त जनरल टेरस तो मुसल्लह अफवाज की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया हुआ है, इसलिए हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अभी हमारे दरमियान इसी किस्म की गुफ्तगू जारी थी कि ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ बूढ़ था। मुझ पर कातलाना हमला हुआ है चीफ। ट्रांसमीटर पर बूढ़ की आवाज आ रही थी। एग्जेक्टिव क्लब के करीब एक लोडिंग ट्रक ने मेरी कार को टक्कर मारी। कार की बॉडी तकरीबन तबाह हो गई। बस किस्मत ही थी कि जिंदा बच गया। मुमकिन है ये कोई इत्तफाकी हादसा हो, मैंने कहना चाहा, मगर बूढ़ ने मेरी बात काट दी। मुझे गलतफहमी नहीं हुई चीफ, ये इत्तफाकी हादसा नहीं था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स को पहचान लिया है। वो एडगर था, गोटेल का नामी ग्रामी गुंडा। मैंने तहजीब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। गुस्सा तो मुझे भी बेहद आ रहा था, मगर खुद पर काबू रखना जरूरी था। इस बात में कोई कलाम नहीं था कि बूढ़ पर हमला रैंडल नहीं कराया है। तुम कहाँ से बात कर रहे हो बूढ़? एग्जेक्टिव क्लब से सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर हूँ। ठीक है, तुम क्लब पहुँचो, मैं थोड़ी देर में तुमसे राब्ता कायम करता हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ते किया और तहजीब से कहा, बैठकर को चेक करने जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहर कर दूसरे मामलात देखो। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और मैं टेरेस महल से रवाना हो गया। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने महसूस किया कि मेरी कार का ताकुब किया जा रहा है। मैंने कार एक वीरान सड़क की तरफ मोड़ दी। मुझे बूढ़ का ख्याल आया जिसकी कार को एक भारी ट्रक ने टक्कर मारी थी। ट्रक ड्राइवर चूंकि एक मुकामी बदमाश था, इसलिए ये अंदाजा करना चंदा मुश्किल नहीं था कि वो कोई हादसा नहीं था। जो कुछ भी हुआ एक सोची समझी साजिश के नतीजे में हुआ। सवाल ये था कि साजिश किसने की और किसी की बूढ़ से क्या दुश्मनी थी। इस सवाल का आसान और सादा सा जवाब ये था कि बूढ़ को हादसा सिर्फ उस वजह से पेश आया था कि वो मेरे लिए काम कर रहा था। दुश्मनी मुझसे थी और निशाना मेरे साथी को बनाया गया था। वाली तौर पर यह रैंडल की हरकत थी, वरना मेरा या मेरे साथियों के किसी मुकामी बदमाश से क्या वास्ता हो सकता था। मैंने अकबनमा आईने में देखा, ताकुब करने वाली कार बदस्तूर मेरे ताकुब में थी। शहर के नवा की तरफ जाने वाली ये सड़क स्ट्रीट लाइटों तक से महरूम थी और खासा तवील टुकड़ा ऐसा था जिसके दोनों तरफ किसी भी किस्म की आबादी नहीं थी। उस सड़क का रुख करने से मेरा मकसद ये था कि ताकुब करने वाला खुलकर खेले। मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों के दिल में कोई हसरत रह जाए। मेरा ये इकदाम खासा खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि पिछली गाड़ी में कितने अफराद हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं। ये भी मुमकिन था कि वो मुझे ठिकाने ही लगा देने की कोशिश कर बैठते, बल्कि यही इम्कान ज्यादा करीन क्यास था। दफतर मैंने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। मेरा ख्याल था कि ताकुब कुनिंदा मेरी कार के करीब आने की कोशिश करेगा, मगर मेरी तवक्कुआत के बरक्स उसकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। उसने भी उसी मुनासबत से अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मेरी और उसकी कार के दरमियान अब भी उतना ही फासला बरकरार था जितना रफ्तार कम करने से कबल था। गोया ताकुब कुनिंदा का मकसद सिर्फ मेरी निगरानी करना था। मैंने कार की रफ्तार मजीद आहिस्ता कर दी और फिर बतदरीज कार को सड़क के किनारे से लगा कर रोक दिया। मुझे ये देखकर हैरत नहीं हुई कि अकबी कार भी रोक दी गई थी। वो कोई भी थे, कम अज कम ताकुब के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थे। ताकुब करने का उन्हें बराए नाम भी सलीका नहीं था। चांद लम्हों के अंदर सूरत-ए-हाल का पूरी तरह तजिया करने के बाद मैंने ट्रांसमीटर निकाल लिया। हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म पैमाने पर काम हो रहा था। बूढ़ पर हमले के फौरन बाद मेरा ताकुब यही जाहिर करता था, लिहाजा हमें भी मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू कर देना चाहिए था। बसूरत दीगर ताखीर का अंदेशा था। ट्रांसमीटर पर तहजीब को जल्दी जल्दी जरूरी हदायत देकर मैं कार से उतर गया और कार का बोनट खोल दिया। मकसद ये तासर देना था जैसे कार में कोई खराबी वाक़ई हो गई
रही हो। अगर चीज की खास कोई जरूरत नहीं थी तब मैं एहतियातन मैं थोड़ी सी वक्त गुजारी कर रहा था। मुझे मालूम था कि मेरी हदायत पर अमल होने में चंद मिनट से ज्यादा अरसा दरकार नहीं होगा। चंद मिनट यूं गुजरने के बाद मैं दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इस बार कार स्टार्ट करने के बाद मैं आगे जाने की बजाय उसे वापस मोड़ रहा था। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि मेरी हरकत से वो लोग बुखला गए हैं। शायद उन्हें मुझसे ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं थी। उन्होंने बड़ी अफरा तफरी के आलम में गाड़ी मोड़ी और शहर की तरफ वापस दौड़ा दी। अब मेरी कार उनका पीछा कर रही थी। वो भूल गए थे कि उन्हें मेरा ताकुब करना है, लेकिन उन्हें इस बात का होश जरूर था कि मुझे अपना पीछा ना करने दे, और उसके लिए उनके पास फौरी तौर पर रफ्तार के सिवा और कोई तरीका नहीं था। इस वीरान सड़क पर, जिससे कोई जैली सड़क भी नहीं निकलती थी, किसी को ताकुब से झटकना करीब करीब नामुमकिन था। अगली कार की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ मैं भी रफ्तार में इजाफा कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि दरमियानी फासला एक मखसूस हद से कम न होने पाए। गोटे हिल की इस वीरान सड़क पर आगे पीछे दौड़ती हुई दो कारें तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ने के दर पे थी। अगली कार की तेज रफ्तारी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी, इसलिए कि मुझे मालूम था कि आगे रास्ता बंद है। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। सड़क के इख्तिताम पर पुलिस की दो मोबाइल गाड़ियों ने सड़क पर तिरछे खड़े होकर रास्ता बंद कर रखा था। पुलिस वालों ने कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। रुकने की बजाय उन्होंने कार को सड़क से नीचे उतार कर मोबाइलों के बराबर से निकाल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी पर उनकी ये कोशिश निहायत खराब थी। नतीजा ये हुआ कि कार उलट गई। मैंने अपनी आंखों से उसे कलाबाजियां खाते देखा और फिर एक तनावर दरख्त से टकराकर उसमें आग भड़क उठी। मैं अपनी कार की रफ्तार पहले ही कम कर चुका था। मैंने मोबाइलों के नजदीक कार रोक दी और कार से उतरकर मुतासफाना अंदाज में धड़ाधड़ जलती हुई कार को देखने लगा, जो कुछ फासले पर उल्टी हुई जल रही थी। चंद पुलिस वाले और इंस्पेक्टर मेरे करीब आ गए थे। आप अपने कागजात दिखाना पसंद करेंगे जनाब, इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, मगर उसने ख्याल रखा था कि उसका लहजा गुस्ताखाना ना होने पाए। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हें जो अहकाम दिए गए थे उनमें ये हिदायत भी शामिल थी, मैंने सवालिया लहजे में कहा। लम्हे भर के लिए वो गड़बड़ा गया, लेकिन फौरन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ फैसले हमें खुद भी करने पड़ते हैं। कार में कितने आदमी थे? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। 4, इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। फिर मुझे घूरने लगा। मैंने तुमसे कागजात निकालने को कहा था। मुझे इस बात का अफसोस है कि उनमें से एक भी जिंदा न बच सका। ये लोग टेरेस महल से मेरा ताकुब कर रहे थे। अब ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि ये कौन थे। टेरेस महल के हवाले पर इंस्पेक्टर की अकल ठिकाने आ गई और उसने मेरी शिनाख्त तलब करने का ख्याल तर्क कर दिया। हम क्या कर सकते थे जनाब? इंस्पेक्टर ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा। हमने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, हमें क्या मालूम था? मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा इंस्पेक्टर, मैंने बारोब अंदाज में कहा। तुमने अपना काम उम्दगी से किया, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। शुक्रिया जनाब। वैसे उन लोगों की शिनाख्त कोई मसला नहीं है। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स की एक झलक देखी थी। मुझे शुबा है कि वो एडगर है। क्या? मैं चौंक पड़ा। ये कार एडगर चला रहा था? नहीं जनाब, एडगर का दस्ते रास मार्टन। लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता, मुमकिन है मुझे गलतफहमी हुई हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई, मैंने तेजी से कहा। मालूम करो कि इस वक्त एडगर कहाँ है। इंस्पेक्टर मोबाइल की तरफ बढ़ गया। मैं उलझन में फंस गया। आखिर एडगर को मुझसे और मेरे साथियों से क्या दुश्मनी हो गई थी? मैं तो उसे ठीक से वाकिफ भी नहीं था, बस सरसरी तौर पर उसका नाम सुना था। थोड़ी देर कबल उसने बुढ़ पर हमला किया था। बुढ़ की जिंदगी थी कि वो बच निकला, और अब उस वाक़े की थोड़ी देर बाद एडगर के आदमी मेरा ताकुब कर रहे थे। आखिर क्यों? मैंने मालूम कर लिया है जनाब, इंस्पेक्टर ने मेरे ख्यालात का सिलसिला दरम बरम करते हुए कहा। वो अपने ऑफिस में मौजूद है। ऑफिस में? मैंने हैरत से कहा, क्या यहाँ गुंडे बदमाशों के ऑफिस भी होते हैं? मालूम होता है आप उससे पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। एडगर एक ऐसा बदमाश है जो अपने पीछे खुला सबूत नहीं छोड़ता। सबूत के बगैर उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं है। उसका ऑफिस पैराडाइज बार में है। पैराडाइज बार उसकी अपनी मलकियत है। उस बार के अलावा वो शराब इंपोर्ट करके सप्लाई भी करता है। बस ठीक है इंस्पेक्टर, मैंने हाथ उठाकर कहा। मैं समझ गया, मजीद तफसीलात बताने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे पैराडाइज बार तक ले चलोगे? क्यों नहीं जनाब, इंस्पेक्टर ने खुश होकर कहा। लेकिन उससे कबल मुझे इस कार, यहाँ के मामलात अपने मातहतों पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो, मैंने कहा। और हाँ, हथकड़ी का एक जोड़ा जरूर साथ ले लेना। तो क्या सिर्फ हम दोनों? इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा। ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स किस लिए है जनाब? जब पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस वक्त पुलिस फोर्स भी तलब कर लेंगे। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो। पैराडाइज बार रवायती किस्म का एक बार साबित हुआ। इंस्पेक्टर सैमुअल के साथ में सीधा बार टेंडर की तरफ बढ़ गया। इस किस्म के मुकामात पर पुलिस की आमद से
भगदड़ मच जाया करती है। वहाँ भी यही हुआ। बावर्दी इंस्पेक्टर को देखकर बार में बेदों के गिर्द बैठे हुए शराबी इस तरह में मुब्तला हो गए थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि बार टेंडर मुतमईन नजर आ रहा था। आपने बहुत देर कर दी जनाब, उसने इंस्पेक्टर से कहा। बास बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। बारटेंडर की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने सोचा मुमकिन है इंस्पेक्टर ने एडगर को यहाँ रोके रखने के लिए उसे अपनी आमद की इतला भिजवा दी हो, इसलिए मैं खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने भी कोई सवाल नहीं किया था। मैं और इंस्पेक्टर उस बगली कमरे की तरफ बढ़े जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तुम लोगों की कारकर्दगी बहुत खराब है इंस्पेक्टर। एडगर के ऑफिस में दाखिल होते ही हमें ये जुमला सुनना पड़ा। कहने वाला एडगर ही हो सकता था। मैं उसे पहचानता नहीं था, लेकिन शायद वो मुझसे वाकिफ था, इसलिए कि इंस्पेक्टर से ये जुमला कहने के बाद उसने मेरी तरफ देखा था और मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर वो अजीब किस्म की बेचैनी में मुब्तला हो गया है। मैंने दानिस्ता तौर पर उससे नजरें हटाई और ऑफिस का जायजा लेने लगा। उसका ऑफिस अजीब ही मंदिर पेश कर रहा था, जहाँ उसके अलावा चंद अफराद और भी मौजूद थे। दो फर्श पर बंधे पड़े थे, एक कुर्सी पर बैठा था मगर उसके हाथ भी पुष्ट पर बंधे हुए थे। एडगर खड़ा हुआ था। हमारी आमद से कबल वो गालिबन टहल रहा था। इसके अलावा दो अफराद और भी थे जिनके हाथों में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। ये सब कुछ मेरी समझ से बाला तार है। हमें और मामलात भी देखने होते हैं। इंस्पेक्टर ने जल्दबाजी से कहा। मामला क्या है? मैंने नर्म लहजे में एडगर से पूछा। मैं मुकामी थाने को फोन पर तफसीलात बता चुका हूँ, एडगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। फोन पर सुनी हुई तफसीलात की रोशनी में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैंने कहा। मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। मामला कुछ कुछ मेरी समझ में आना शुरू हो गया था। ये शख्स जिसका नाम फर्नांडिस है, एडगर ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और जिसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। ये शराब का एक मुकामी डीलर है। ये शख्स 1.5 घंटा कबल यहाँ आया और इसने मुझे धमकियां दी। इसके साथ 2 मुसल्ला अफराद थे। मेरे आदमियों ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों पर काबू पाया और फिर मैंने कोई 1 घंटा कबल इलाके के थाने को फोन पर मुतला किया। लेकिन तुम लोग इतनी देर बाद यहाँ पहुंचे हो। मैं सन्नाटे में आ गया। सूरत-ए-हाल पूरी तरह मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। बुढ़ के बच जाने पर एडगर ने ये ड्रामा तरतीब दिया था, इसलिए कि जो वक्त वो बता रहा था उस वक्त बुढ़ पर हमला हुआ था। एडगर ने जाए वारदात पर अपनी अदम मौजूदगी साबित करने के लिए ये नाटक रचाया था और अब मुझे उसका तोड़ करना था। तुम क्या कहते हो? मैंने फर्नांडिस से कहा। मैं, एडगर और इंस्पेक्टर अभी तक खड़े हुए थे। एडगर ने हमसे बैठने तक को नहीं कहा था। मैं हमेशा एडगर से माल लेता हूँ, लेकिन इस बार इसने हमें जाली माल थमा दिया। बोतलों से मुकामी शराब बरामद हुई है। मैं उससे यही शिकायत करने आया था, लेकिन इसने हमारे साथ ये सुलूक किया। फर्नांडिस का बयान सुनकर मैंने तफीमी अंदाज में सर हिलाया। ये सरासर बकवास है। एडगर ने स्टार्ट लिया ही था कि मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। ये मामला सरकारी तफ्तीशी मराइल में दाखिल हो चुका है, लिहाजा अब तुम सिर्फ उस वक्त बोलोगे जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरा ख्याल है अब यहाँ इन लोगों की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने दोनों रिवाल्वर बरदारों की तरफ इशारा किया, लिहाजा इन्हें यहाँ से रुखसत कर दो। एडगर ने बर्राई हुई आवाज में उन लोगों से चले जाने को कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। अब मेरा ख्याल अगर तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ तो हम बात आगे बढ़ाएं, मैंने एडगर से कहा और वो खामोशी से मेज के हकम में अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसके बैठने के बाद मैंने इंस्पेक्टर को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक निशिस्त संभाल ली। मार्टिन की कार को हादसा पेश आ गया। मैंने एडगर की आंखों में देखते हुए कहा, कार में आग लग गई थी। वो अपने साथियों समेत हलाक हो चुका है। एडगर बुरी तरह चौंका था। हादसा कब और कहाँ पेश आया? उसने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। तुम्हें नहीं मालूम मार्टिन अपने साथियों समेत किस मुहिम पर था? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। नहीं, एडगर ने नफी में शायरी लाया। वो मुझे बताकर नहीं गया था और पिछले 1.5 घंटे के दौरान तुम भी यहीं मौजूद रहे हो। हाँ, मैंने बार से बाहर कदम भी नहीं निकाला। फर्नांडिस से ही उलझा रहा, लेकिन मुझसे इस अंदाज में क्यों पूछगछ की जा रही है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? इन्हें बताओ कि मार्टिन को कहाँ हादसा पेश आया है। मैंने जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए इंस्पेक्टर से कहा। वो एडगर को हादसे के बारे में बताने लगा और मैंने ट्रांसमीटर पर तहजीब से राब्ता कायम किया। तुम कहाँ गायब हो? मेरी आवाज सुनते ही उसने बेसब्री से कहा। हम तुम्हारी तरफ से बेहद फिक्रमंद हो चुके थे। जनरल टेरेस भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनो तहजीब, जनरल टेरेस अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उससे फौरन मेरी बात कराओ। तहजीब ने मेरे लहजे में कोई खास बात महसूस कर ली थी, इसलिए उसने बगैर कुछ कहे ट्रांसमीटर जनरल के हवाले कर दिया था। एडगर, इंस्पेक्टर और फर्नांडिस हैरत से मुझे देख रहे थे। क्या बात है ओल्ड बॉय? चलने में बाद ट्रांसमीटर पर जनरल की आवाज उभरी। मैं तुम्हारी स्कीम पर अमल कर रहा हूँ जनरल। मैं इस वक्त पैराडाइज बार में मौजूद हूँ। एडगर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं तुम्हारे उस ख्याल से मुत्तफिक हो चुका हूँ कि इससे पूछगछ करना बेकार है और मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वक्त जाया करने की बजाय इसे ठिकाने ही लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल,
जनरल टेरेस गड़बड़ाकर इसके अलावा और कुछ न कह सका। उस बेचारे को तो कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन एडगर उछलकर खड़ा हो गया था। न सिर्फ खड़ा हुआ था बल्कि उसने रिवॉल्वर निकालकर मुझे कवर भी कर लिया था। तुमसे बात करने के बाद मैं कोशिश और करूंगा जनरल, मैंने एडगर की तरफ देखे बगैर कहा। मैं इस बात का कायल हूँ कि आदमी को मौत के घाट उतारने से कबल एक मौका जरूर देना चाहिए। मुमकिन है वो राह रास्त पर आ ही जाए। तुम्हारी मर्जी, जनरल ने कहा। वैसे मेरा ख्याल यही है कि ऐसे लोग मौके से फायदा नहीं उठा सकते। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा जनरल, थोड़ी देर बाद दोबारा तुमसे राब्ता करूंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ते करके एडगर की तरफ देखा। ये क्या एडगर, मैंने मुतैराना अंदाज में कहा। रिवॉल्वर जेब में रख लो, क्यों अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी की जमानत दरकार है, एडगर ने लरजती हुई आवाज में कहा। उसके लिए जो तरीकाकार तुमने मुंतखब किया है वो गलत है, मैंने नरमी से कहा। जो जमानत तुम तलब कर रहे हो वो तो खुद तुम्हारे पास है। हमसे ताउन करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ज़बान खोलने के बाद मैं और मुश्किल में फंस जाऊंगा। तुम क्या समझते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हमें सब मालूम है, मगर हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। यानी सब कुछ जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा? एडगर ने बेयकीनी से कहा। बशर्ते कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, मैंने कहा, और एडगर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर की नाल झुक गई। फिर वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे मालूम है कि मार्टिन तुम्हारा ताकुब कर रहा था, एडगर ने बोझल आवाज में कहा। बल्कि उसे तुम्हारी निगरानी पर मैंने ही मामूर किया था। और बूढ़ को इन बातों की आदे की जरूरत नहीं, ये तो मुझे मालूम है। जो बातें मुझे नहीं मालूम वो बताओ। जो बातें तुम्हें नहीं मालूम वो मुझे भी नहीं मालूम, एडगर ने कहा। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी मालूमात में कोई इजाफा कर सकूं। तुम मुझसे वाकिफ हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, एडगर ने मखसूस सी आवाज में कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करना है। तुम शायद होश में नहीं हो। यह कैसे मुमकिन है कि तुम जिसके खिलाफ काम कर रहे हो उससे ही वाकिफ न हो? ये हकीकत है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, एडगर ने कहा। उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये सब कुछ किस तरह हुआ? एडगर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसके अंदाज में जो झिझक थी उससे साफ जाहिर था कि वो इंस्पेक्टर से खौफजदा है। जो कुछ भी तुम कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैंने तसल्ली दी। लिहाजा जो कुछ भी कहना है खुल के कहो। मैं हमेशा पुलिस से बचकर काम करता हूँ, एडगर ने कहा। आपको तो अंदाजा होगा इस किस्म के कामों में शराफत से काम नहीं चलता। कभी कभी कोई जरूरतमंद आ जाता है तो मैं उसका काम भी कर देता हूँ, बशर्ते के मुआवजा माकूल मिले, मैंने टुकड़ा लगाया। इस मामले में मेरा एक म्यार है, मैं कभी दब कर बात नहीं करता। मुआवजा मर्जी का ना हो तो मैं किसी के काम में हाथ नहीं डालता, और इस मामले में तो मुआवजा भी तुम्हें तवक्को से कहीं बढ़कर मिला होगा। ये हकीकत है, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं कि उन हंगामों की पुष्ट पर कौन है। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। तुम्हें मुआवजा किसके जरिए मिला था? फर्नांडिस के जरिए, एडगर ने कहा, और मैंने चौंक कर फर्नांडिस की तरफ देखा जो भीगी बिल्ली बना हुआ था। इस एतबार से तो ये तुम्हारा मोहसिन हुआ, मैंने कहा। फिर तुमने इसे बांध क्यों रखा है? ये तो महज एक नाटक है, और इसलिए कि जो झूठ हम बोल रहे थे उसमें हकीकत का रंग भरा जा सके। ये आइडिया फर्नांडिस ने ही पेश किया था ताकि जाए वारदात पर मेरी अदम मौजूदगी साबित की जाए। मैंने दोबारा फर्नांडिस की तरफ देखा। मेरा ख्याल है तुम भी मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकोगे। आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब। ज्यादातर हदायत मुझे फोन पर मिली हैं। सिर्फ रकम देने के लिए एक शख्स आया था, मगर उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और नीम तारीकी में मुझसे मिला था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हमें किन लोगों के खिलाफ काम करना होगा। अगर हमें शुबा भी हो जाता कि ये इतनी ऊंची सतह का मामला है तो उसमें हाथ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तुम्हें कब मालूम हुआ कि तुम्हें किन लोगों के खिलाफ काम करना है? मैंने फर्नांडिस को घूरते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले एडगर ने मुझे बताया कि उसने बुढ़ साहब को पहचान लिया था और उसके हाथ पांव फूल गए थे। ये मुझ पर नाराज हो रहा था कि मैंने ये मामला क्यों लिया, मगर जनाब मुझे ही कौन सा इल्म था कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसके हाथ खोल दो इंस्पेक्टर, अब ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। हमें खुशी हुई जनाब, फर्नांडिस ने कहा। आप चाहते तो हमसे जबरदस्ती भी काम ले सकते थे, मगर आपने जिस दरगुजर का मुजाहरा किया है उसके बाद तो हम आपके गुलाम हो गए हैं। तुम नादानिस्ता तौर पर किसी के आलाकार बन गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कसूरवार भी नहीं समझता, मैंने कहा। मैंने हैंडल के वार को उसी पर उलटने के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों को मेरी हिदायत पर अमल करना होगा, मैंने अपने ज़हन में एक मंसूबा तरतीब देते हुए कहा। हम हर तरह से तैयार हैं, एडगर ने कहा। बस तो फिर उठो और मेरे साथ चलो।
मैंने कहा और हम चारों बार से बाहर आ गए। बार के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मुझे सुर्ख रंग की वो कार नजर आ गई जो कुछ फासले पर खड़ी थी। कार स्टार्ट थी और उसकी पार्किंग लाइट्स जल रही थी। वो कार बड़ी तेजी से हरकत में आई थी और उसके साथ ही मेरी छटीस ने मुझे किसी नादीदा खतरे का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। कार आंधी और तूफान की तरह से नजदीक तर होती चली जा रही थी। उसकी हेडलाइट्स भी रोशन हो गई थी। रोशन हेडलाइट्स के हकम में कार के अंदर कुछ देखना मुश्किल था। ताम कार की खिड़की से झांकती हुई ब्रेन गन की नाल मुझे नजर आ गई। बचो! मैंने चीख कर अपने साथियों को होशियार करने के साथ खुद को फुटपाथ पर दाएं जानिब गिरा दिया और उसके साथ ही फिजा ब्रेन गन से चलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैंने चीखों की आवाजें भी सुनी थी, मगर यह तयन करना दुश्वार था कि गोलियां किसके लगी हैं। मैं बहरहाल महफूज रहा। जो कुछ भी हुआ चश्मे ज़दन में हुआ था। सुर्ख कार आंधी और तूफान की तरह हमारे सामने से गुजरी और ब्रेन गन का ब्रेस्ट मारती हुई गई। उसके गुजरते ही मैं बड़ी फुर्ती से उठा। फर्नांडस और इंस्पेक्टर सैमुएल गोलियों से छिलनी हो गए थे। वो फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सके थे, लिहाजा गोलियां उन्हें चाट गई थी। एडगर अलबत्ता महफूज रहा था। वो उठकर मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर वहशतनाक तासरात थे। गालिबन इस बात ने उस पर दीवानगी तारी कर दी थी कि उसके अपने बार के दरवाजे पर उस पर हमला किया गया था। बार के अंदर भी इस अचानक फायरिंग से भगदड़ मच गई थी। गोलियों की खौफनाक तड़तड़ाहट ने पूरी स्ट्रीट पर दहशत की एक लहर दौड़ा दी थी। वो जो मर चुके थे उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने वहां से निकल जाने का फैसला किया। यहाँ से निकल चलो एडगर, मैंने तेजी से कहा और अपनी कार की तरफ झपटा। एडगर ने मेरा साथ दिया था। फिर किसी के करीब आने से कबल ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा चुका था मैं। मेरा खून खोल रहा है, एडगर ने मुठियां बेच कर कहा। कल तक किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे, और आज